फाइन स्टूडेंट। तो PID पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, क्लास नंबर 3। यस, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अबाउट ट्रांसफर ऑफ पावर, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो संविधान, जो सभा बना है, उसी का रिजल्ट है कि भारत का संविधान बना है। करेक्ट। तो ये हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखे थे, यानी कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 2 को टच करने जा रहे हैं। यूनिट 2 दैट इज योर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट टॉपिक लेंगे और जो आज का क्लास का टॉपिक होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स इंटीग्रेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स इन इंडिया। भारत में किस तरह नेटिव स्टेट्स को मर्ज करवाया गया, इंटीग्रेट करवाया गया, समझ गए? ये विषय रहेगा आज का। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम लोग। एंड ये जो टॉपिक है बहुत ही हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके जीएस के लिए भी और इनफैक्ट ऑप्शनल के लिए भी है। ऑप्शनल में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसको, समझ गया ना? बट परिस्थिति क्या है पहले उसको समझते हैं ब्रीफली। भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटिश का लेगेसी हम लोग कैरी करेंगे। मगर जो ब्रिटिश ने जो शासन चलाया है, जानते हो लॉर्ड डलहौजी, जो सबसे ज़्यादा इम्पेलिस्ट रहा है कोई गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड डलहौजी रहे हैं। करेक्ट। 1856 तक उनका कार्यकाल रहा था और उसका फिर लॉर्ड कैनिंग ने रिप्लेस किया उनको। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो उसका फिर 1858 में क्वीन प्रोक्लेमेशन आया ऊपर से, इंग्लैंड से, और उसमें कैटेगरिकली ये बोल दिया गया कि इनफ इज इनफ, हो गया, बहुत हो गया, अब ज़बरदस्ती लैंड नहीं लेना है। तो एक समझौता बना, एक समझ बना कि अब ब्रिटिश जो है ये क्या करेगा, अपना स्टेटस को मेंटेन करेगा। जितना भी एरिया ले लिए, अब बाकी जो राज्य चल रहा है, बाकी जो स्टेट चल रहा है बिकॉज ऑफ द लेगेसी, उसको मेंटेन रखा जाए। बट चूंकि ब्रिटिश इंडिया बड़ा है, ब्रिटिश इंडिया बहुत बड़ा है और एक सेंट्रल अथॉरिटी ब्रिटिश है और उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स भी है, प्रिंसली स्टेट्स भी है। तो जो इम्पोर्टेंट जो तुम्हारा पैरामीटर्स कह सकते हो या इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्री कह सकते हो, एग्जाम्पल डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये ब्रिटिश मेंटेन करेगा इन प्रिंसली स्टेट्स का भी। और जो प्रिंसली स्टेट है, जो राजा है, वो अपना इंटरनल मैटर को देखेगा, इंटरनल चीज को देखेगा। ये समझौता बना आफ्टर 1857 बिकॉज ऑफ द क्वीन प्रोक्लेमेशन, बिकॉज ऑफ द क्वीन इंटरफेरेंस फ्रॉम इंग्लैंड। और ये चीज़ लंबा कैरी हुआ है और ये इनफैक्ट आज़ादी तक कैरी हुआ है। मगर देखो अब भारत आज़ाद हो गया, 1947 में भारत आज़ाद हो गया। तो ये जो प्रिंसली स्टेट सब है, ये जो नेटिव स्टेट, जिसको हम लोग नेटिव स्टेट्स भी कहते हैं, ये नेटिव स्टेट्स का फेट क्या होने जा रहा है? क्योंकि यदि इन लोगों को कहा जाए कि जैसे आप ब्रिटिश के टाइम में अपना इंडिपेंडेंट मेंटेन करके रह रहे थे, यदि उसी तरह रहोगे तो फिर एक इंडिया का तो कोई बात ही नहीं होगा, यहाँ पे एक इंडिया पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अब क्या होगा कि जितने भी ये सब प्रिंसली स्टेट जो इंडिपेंडेंट रह रहे थे, जिसका 3 ही चीज़ ब्रिटिश कंट्रोल करके रख रहा था, क्या क्या? डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड योर एक्सटर्नल अफेयर्स। अब तो ये इंडिया के हाथ में जाएगा, सेम जैसे ब्रिटिश से हैंड ओवर करके इंडिया लेगा कांग्रेस गवर्नमेंट जो फर्स्ट बना, क्योंकि ये चीज़ जो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ ही चल रहा है। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही बहुत सारे नेटिव स्टेट्स को कंट्रोल कर लिया गया, मर्ज करवा दिया गया भारत में। बस 3 ही स्टेट है जिसने परेशान किया भारत को, वो एक जूनागढ़ है, एक हैदराबाद है और एक कश्मीर। और कश्मीर का इशू भी जानते हो लंबा पड़ा रहा यूनाइटेड नेशंस में, गलती हो गया था उस समय कुछ। अब गलती क्या हुआ था तो वो भी हम लोग समझेंगे आज की क्लास में।
और क्या जवाहरलाल नेहरू को दोष देना सही है कि गलत है? और सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन है? उनके जो सेक्रेटरी थे बीपी मेनन का क्या कंट्रीब्यूशन है? बस सभी चीज़ हम लोग क्लास में समझने वाले हैं। अब देखो क्या हुआ, तो बहुत सारे नेटिव स्टेट्स आए। अब यदि नेटिव स्टेट्स में भी नेशनलिज्म का यदि बीज आया है तो क्विट इंडिया मूवमेंट को जाता है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में गांधी जी ने सभी इस नेटिव स्टेट से भी आह्वान किया था, उनके पीपल से आह्वान किया था, नेटिव स्टेट के पीपल से भी आह्वान किया था कि यदि हो सकता है तो आप भी आओ, और यदि आपका रूलर चाहता है कि इंडिया आज़ाद हो तो बिल्कुल उसको विद्रोह नहीं करना है, यदि वो ब्रिटिश से मिला हुआ है तो उसको भी विद्रोह कर देना है। ये क्लियर मैसेज था क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी की तरफ से। तो नेशनलिज्म का बीज तो तुमको प्रिंसली स्टेट के पीपल के अंदर भी दिखेगा ये चीज़, और ये चीज़ का फायदा होगा बाद में भारत को, समझ गया ना? अच्छा, सवाल ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जो अनडिवाइडेड इंडिया है वो तो फिर डिवाइड हो गया, यानी कि जो ब्रिटिश का जो इंडिया था वो तो डिवाइड हो गया दो भाग में, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान का दो टुकड़ा, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो यदि ब्रिटिश का पैरामाउंसी देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया है ब्रिटिश का, उतना लैंड तो हमें मिला भी नहीं। पैरामाउंसी का बात कर रहा हूँ, सुप्रीमेसी का बात कर रहा हूँ, यानी कि ब्रिटिश ने तो पूरा एरिया कंट्रोल करके रखा था। सुप्रीमेसी तो था ना जी, भले ही प्रिंसली स्टेट अपना रूल कर रहा हो, मगर कंट्रोल तो था ब्रिटिश का। ये तीन चीज़ में, और ये तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना? सही बात है कि नहीं बताओ तो? कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो अब देखो स्टूडेंट, अब क्या होगा कि कुछ प्रिंसली स्टेट उस तरफ चले जाएंगे पाकिस्तान की तरफ, और कुछ भारत की तरफ आ जाएंगे, और हम लोग लग जाएंगे जद्दोजहद में, लग जाए किसी तरह कंट्री को एक करें, यूनाइट करें। बहुत तरह का चैलेंजेस होगा इसमें, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, और सब चैलेंजेस को पार करके हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, हमारे जो उस समय के कांग्रेस गवर्नमेंट के जो लीडर्स सब है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर तरीके से मेहनत किया है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत जो किए हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, और उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन जाता है उनके सेक्रेटरी को, बीपी मेनन को। उन्होंने भी बहुत सुंदर काम किया। इनफैक्ट वो ज़्यादा चालाक थे, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, और उनको बहुत अनुभव था। वो माउंटबेटन के सलाहकार भी रह चुके हैं, ठीक है। अब बाद में 1951 में एक्टिंग गवर्नर भी रह चुके हैं उड़ीसा के। बहुत ज़्यादा जानकारी था, और यदि उनके स्टेटस के बारे में पूछा जाए तो वो सिविल सर्वेंट रहे थे, यानी कि वो ब्रिटिश के अंदर भी काम कर चुके हैं। इनफैक्ट गवर्नर जनरल के काउंसिल में भी काम कर चुके हैं। लंबा अनुभव उनको गवर्नेंस का रहा है, और ये चीज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चल गया कि बीपी मेनन बहुत काम का चीज़ है। तो पटेल जी ने क्या किया, रिक्वेस्ट करके उनको सेक्रेटरी बना दिया, और बहुत काम का। जब कश्मीर का इशू आया तो बीपी मेनन ही थे जो दौड़ के गए थे कश्मीर, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन करवाए थे हरि सिंह से। और यदि देखो पटेल जी को जाता कंट्रीब्यूशन, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, बट उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे हमारे गवर्नर जनरल। भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी जून 1948 तक तो माउंटबेटन ही कैरी किए पोस्ट को। तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन होगा उसमें लॉर्ड माउंटबेटन ही इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि सबसे हेड वही है। पटेल जी का वो मिनिस्ट्री है, पटेल जी अपना दिमाग लगा रहे हैं, मगर जो साइन करने के लिए जो पहुंचेगा व्यक्ति वो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, यदि 1948 से पहले हुआ है तो। यदि उसके बाद हुआ है तो फिर जो भी पोस्ट संभालेगा उसके बाद पटेल जी खुद रहेंगे। जैसे ऑपरेशन पोलो का बात हैदराबाद में जो हुआ था, उससे पहले दिल्ली में मीटिंग हुआ हैदराबाद के लीडर्स से, जब देखा जा रहा था रजाकार्स कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है हैदराबाद में। रजाकार्स, अभी बात करेंगे क्या है रजाकार्स, हैदराबाद का क्या उस समय का स्थिति था। तो फिर पटेल जी भी इंटरवीन करते हैं और ऑपरेशन पोलो होता है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा रजाकार्स को समाप्त कर दिया जाता है और हैदराबाद को भारत में मर्ज कर दिया जाता है। बात समझे ना स्टूडेंट? तो एक छोटा सा ये ब्रीफ है, और इसमें बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं कि प्रिंसली स्टेट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखो, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, ये ना जी, अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि जितना भी इंडिया पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया अभी का, डेट्स अनडिवाइडेड इंडिया। यदि मैं अनडिवाइडेड इंडिया का बात करूं तो मोस्ट ऑफ द प्लेस में तो ब्रिटिश का कंट्रोल है, और बहुत सारा जगह प्रिंसली स्टेट भी है। अच्छा, डिफरेंट सोर्सेस जाओगे ना, अलग अलग किताब पढ़ोगे, तुमको अलग अलग जानकारी मिलेगा
कई जगह पे तुमको मिलेगा कि 560 प्रिंसली स्टेट्स था लगभग, कई पे तुमको मिलेगा 550 था, और कई बुक के रेफरेंस देखोगे, जैसे तुम लोग ऑप्शनल पढ़ोगे तो उसमें 580 का जिक्र है, 580 का। तो इसलिए तुम लोग यदि बुक पढ़ते हो और उसमें प्रिंसली स्टेट्स के बारे में यदि ज़्यादा जानकारी, मतलब ज़्यादा यदि संख्या दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, क्योंकि कई ऐसे भी प्रिंसली स्टेट थे कि जहाँ पे 27 ही आदमी रहता था, बेलबड़ी, बात समझे ना। तो इसलिए कई तो ऑफिशियली काउंटेड भी नहीं थे, और कई तो ऐसे भी प्रिंसली स्टेट थे जिसका रेवेन्यू मात्र 6 रुपया था, मतलब नाम भर के लिए प्रिंसली स्टेट। तो लगभग ओवर कह सकते हो यहाँ पे, यदि सभी डेटा को देखा जाए तो ओवर 580 प्रिंसली स्टेट्स थे, ओवर इसके आसपास। अनडिवाइडेड इंडिया 580, समझे। और 580 में कहोगे तो लगभग ओवर 550 कह सकते हो, 550 इंडिया की तरफ ज्वाइन कर लिया, लगभग बता रहा हूं मैं। और लगभग कह सकते हो 30 और 35 ये पाक की तरफ चला गया, पाक की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, बात समझे ना। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का यदि मैं बात करूं प्रिंसली स्टेट्स का, देखो चलो इसको लिखो, आई रिक्वायर मोर स्पेस। अब देखो जहां तक सवाल है इसी में मैं ऐड कर देता हूं। अच्छा नहीं चलो, ये हो गया ना स्टूडेंट, आई रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस एक्चुअली। ये छोटा सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स, अनडिवाइडेड इंडिया, उसमें 580 प्रिंसली स्टेट्स थे, लगभग 550 इंडिया की तरफ चले गए और 30 पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट किया, इशू जो बना है, वो 3 प्रिंसली स्टेट को लेके बना है। फर्स्ट वन इज योर जूनागढ़, जहाँ से स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल आते थे। जिस जगह से खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल आए और वो जगह बोले कि हम पाकिस्तान जाएंगे, तो पटेल जी मानने वाले हैं क्या? हाँ, जूनागढ़। दूसरा क्या है तुम्हारा? हैदराबाद। इसको मिलाने में थोड़ा मशक्कत हुआ। और कश्मीर, कश्मीर तो और ज़्यादा दिक्कत, इतना दिक्कत कि वहाँ एक अपना संविधान बना, वहाँ पे अपना झंडा बना, हाँ, वहाँ पे बहुत सारा उसके लिए संविधान में आर्टिकल 370 को ऐड किया गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो प्रिंसली स्टेट है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। एक तो हल्का सा यहाँ पे लिखा दिया है तुम लोग को, इसी का एक्सटेंशन है, स्पेस चाहिए इसलिए मैं दूसरा बना के लिख रहा हूँ। एक तो जारी रहो कितना प्रिंसली स्टेट्स था, इंडिया में कितना मर्ज हुआ, पाकिस्तान में कितना मर्ज हुआ। अब देखो यदि कैरेक्टरिस्टिक्स कहोगे प्रिंसली स्टेट का, तो सब अनडिवाइडेड भारत का बात करें, यानी कि अनडिवाइडेड भारत का बात करें तो लगभग 40% जो टेरिटोरी है ब्रिटिश इंडिया का वो प्रिंसली स्टेट्स का है, 40%। यानी कि 4 यहीं पे लिख लो ये, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया का बात होगा। 40% जो टेरिटरी है दैट बिलोंग टू प्रिंसली स्टेट्स। कैन यू बिलीव इट? अब प्रिंसली स्टेट मतलब वही जिसको हम लोग नेटिव स्टेट्स भी कहते हैं। यदि प्रोविंस है, ब्रिटिश प्रोविंस है, तो क्या बोले, इंडियन प्रोविंस भी बोल सकते हो आप, ब्रिटिश प्रोविंस भी बोल सकते हो। तो यानी कि जो हम लोग बात करते हैं अनडिवाइडेड इंडिया का, तो इसका मतलब क्या, ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस प्लस प्रिंसली स्टेट या नेटिव स्टेट्स। अब इसमें देखो ये जो प्रिंसली स्टेट है वो 40% टेरिटरी ऑक्युपाई करता है। इसका मतलब प्रिंसली स्टेट यदि सब जोड़ दिया है तो बहुत बड़ा एरिया था, और उसमें जो ह्यूज बड़ा बड़ा एरिया है वो तुम्हारा है भोपाल, बड़ौदा, बात समझे, हैदराबाद। तो इतना बड़ा बड़ा एरिया है कि इसको जबरदस्ती आप प्रेशर भी नहीं दे सकते हो। चलो छोटा छोटा जो प्रिंसली स्टेट था, जहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पे 27 आदमी है, तो उसको मर्ज करना तो बहुत ईजी है। मैं देखो जैसे हैदराबाद में एग्जांपल देता, हैदराबाद बताओ उस समय हैदराबाद का पॉपुलेशन 17 मिलियन था, 17 मिलियन, तो यानी कि 1.7 करोड़ उस समय। अब बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है, वो इतना दिन से इंडिपेंडेंट जी रहा है और उसको मर्ज करवाना है।
तो बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम था। सभी लोग को लगता है कि हैदराबाद में मुस्लिम लोग पहले से रहते थे, ऐसा नहीं है। मुस्लिम शासक रहते थे वहाँ पे, जो मुगल एम्पायर से कट के गया था वही ना आगे कैरी किया हैदराबाद को। वहाँ पे यदि आप पोर्शन देखोगे तो हिंदू पॉपुलेशन सब्सटेंशियल पॉपुलेशन था वहाँ पे, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ राजाकार्स। जो राजाकार्स का जो इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेशन बनाने का प्रयास किया गया था, और भी 1948 में ये प्रयास हुआ था। इसलिए दिमाग खराब हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और वहाँ के लोग हिंदू लोग को भगा भगा के मद्रास में खदेड़ा जा रहा था। मद्रास में बगल का जो जानते हो, मद्रास मतलब उस समय का जानते हो कि एक है ना स्टेट है, प्रोविंस है, ब्रिटिश प्रोविंस है। तो मद्रास ने भी ये कह दिया कि देखो इनफ इज इनफ, अब हम रिफ्यूजी को इतना ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते हैं, मतलब बाहर से जो माइग्रेंट्स आए वो कैरी नहीं कर सकते इसको। तो फिर बैठक हुआ अपना दिल्ली में, और फिर ऊपर से फैसला हुआ कि नो अब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो गया राजाकार्स का, मिलिट्री भेजो इंडिया का। मिलिट्री भेजा, तुरंत दम तोड़ दिया राजाकार्स। बात समझे ना? तो ये तुम्हारा ये ब्रिटिश, समझ गए ना? अनडिवाइडेड इंडिया मतलब ब्रिटिश प्रोविंस प्लस प्रिंसली स्टेट। अब देखो, अब मैं अब पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता हूँ। देखो यहाँ पे कि मोस्ट प्रिंसली स्टेट का नो कोस्ट लाइन नहीं था, नो कोस्ट लाइन, यानी कि ये लोग अंदर थे, लैंडलॉक्ड थे। नो कोस्ट लाइन का मतलब क्या है कि लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड। जब कोई भी प्रिंसली स्टेट लैंडलॉक्ड हो तो कहने का मतलब क्या है कि फुल डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश इंडिया फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉज। यानी कि जब कोई प्रिंसली स्टेट स्वयं लैंडलॉक्ड हो, अंदर हो, तो चाहे इकोनॉमिकली बात हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन करने का बात हो, गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करने का बात हो, तो ब्रिटिश इंडिया पे ही डिपेंड करेगा। 1947 से पहले का बात कर रहा हूँ मैं। या फिर पॉलिटिकली मान लो कुछ होता है तो फिर ब्रिटिश इंडिया को ही इंटरफेयर करवाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि लैंडलॉक्ड है। तो मैं मोस्ट लिख रहा हूँ, अधिकतर जो प्रिंसली स्टेट था वो ब्रिटिश इंडिया पे ही डिपेंड कर रहा था। किसके लिए? इकोनॉमिक रीजन के लिए और पॉलिटिकल रीजन के लिए, क्योंकि कोस्ट लाइन नहीं था। देखो कोस्ट लाइन का एक अपना ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जानते हो, है ना? जैसे मान लो कि बिहार राज्य क्या है? कोस्ट लाइन नहीं है ना, तो डिपेंडेंट होंगे हम लोग बाकी राज्य पे। कोई भी सामान आएगा तो बाकी राज्य को क्रॉस करते हुए आएगा, बाकी राज्य में कुछ हरकत होगा तो हमारे राज्य को असर पड़ेगा। बात समझे ना? तो ये हो गया। अब देखो, हाँ चलो, मोस्टली कोस्ट लाइन अब ये, अब 40% ये याद करना, ये संख्या बहुत बड़ा है विद्यार्थी लोग। अब यहाँ पे समझो कि अधिकतर जो प्रिंसली स्टेट है वो डिड नॉट शो इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, अधिकतर प्रिंसली स्टेट्स को, और उसको कोई पब्लिक वेलफेयर से भी कोई लेना देना नहीं है। मगर इस बीच में एक्सेप्शनल भी होंगे। एक्सेप्शनल में देखो, याद करो, बड़ौदा एक्चुअली एक रोल मॉडल था ब्रिटिश के लिए भी कि कैसे एजुकेशन फैलाया जाए। मैसूर भी एक रोल मॉडल था ब्रिटिश के लिए, कैसे यूनिवर्सिटी खोला जाए एजुकेशन के लिए, कैसे सोशल जस्टिस किया जाए, कैसे सोशल वेलफेयर किया जाए। तो इसमें एक्सेप्शन है, इसमें तुमको एक्सेप्शन नजर आएगा। यानी कि हाँ, मैसूर हो गया, बड़ौदा हो गया, बड़ौदा बहुत बड़ा राज्य है, मैसूर, बड़ौदा, ये ऐसे प्रिंसली स्टेट है जिन्होंने एजुकेशन पे बहुत फोकस किया और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाया वहाँ पे। हाँ, सिंपल कह दो, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ बनाया, यूनिवर्सिटी बना वहाँ पे, सोशल वेलफेयर पे काम किए। मगर अधिकतर प्रिंसली स्टेट्स का यदि बात करें हम, तो ज़्यादा ध्यान नहीं था इन लोगों का पब्लिक वेलफेयर पे। तो सोचो कि यदि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा होगा तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा यहाँ पे। यदि कोई राजा अपने प्रजा के लिए कुछ काम ही नहीं करे, उस सब्सटेंशियल कोई काम ही नहीं करे, और बगल के जगह पे यानी कि साइड में कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट हो, तो असर तो पड़ेगा डायरेक्ट। तो हम इसलिए कह सकते कि विद्यार्थी लोग कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ होगा तो जरूर असर पड़ा होगा प्रिंसली स्टेट्स पे। यहाँ से ये भी प्रमाण मिलता है।
तो कह सकते हो कि एक छोटा सा इम्पैक्ट होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट का एक इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पे भी। उस चीज़ को हम लोग बाद में चैनलाइज करने जा रहे हैं। बात समझे? तो मोस्टली प्रिंसली स्टेट का कोई कोस्ट लाइन नहीं है, लैंड लॉक्ड है। अधिकतर जो प्रिंसली स्टेट है ब्रिटिश इंडिया पे ही डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल कॉज के लिए। अधिकतर जो प्रिंसली स्टेट है उसका ध्यान नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, पब्लिक वेलफेयर में, एजुकेशन में। उसमें कुछ एक्सेप्शनल भी है, मैसूर और बड़ौदा, जिन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया, सोशल जस्टिस पे काम किया। इतना ही नहीं बच्चे लोग, यदि मैं बात करूँ स्पेशली बड़ौदा के लिए, तो बड़ौदा तो और ख़ास है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सोशल इक्वलिटी के लिए भी फाइट किया है बड़ौदा ने। वहाँ के जो राजा थे बड़ौदा के, उन्होंने सोशल इक्वलिटी का जो मूवमेंट चला था उसमें पार्टिसिपेट भी किया और उस चीज़ को बढ़ाया भी है। क्योंकि भारत में साथ साथ बहुत आंदोलन चल रहा है कि कास्ट इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, कास्ट इक्वलिटी होना चाहिए, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है बड़ौदा के किंग ने। तो जो महाराजा थे बड़ौदा के, बहुत ही नोबल थे, बहुत ही अच्छा सोच था, बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच था उस समय भी। तो सोशल इक्वलिटी पे बहुत सुंदर काम किए हैं, उस सब प्रोटेस्ट में बहुत शामिल भी हुए हैं और उस चीज़ को बढ़ावा भी दिए हैं हम। समझ गए ना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिंसली स्टेट्स का। इस तरह का स्थिति था प्रिंसली स्टेट्स का, समझ गए ना? हाँ। और देखो, जरूर मैं कहना चाहूँगा, कैबिनेट मिशन आया था 1946 को, याद है तुम लोग को ना? हाँ। जब 18 फरवरी के दिन जब नेवल म्यूटिनी हुआ था, तो उसके अगले दिन ही इंग्लैंड में कैबिनेट मिशन पे चर्चा हो गया। हाँ, मार्च में आया इंडिया में। कैबिनेट मिशन में प्रिंसली स्टेट का फ्यूचर क्या होगा उसको भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था ठीक से। तो बहुत ही एम्बिग्यूअस सिचुएशन था कि जब भारत आज़ाद होगा तो प्रिंसली स्टेट का तकदीर क्या होगा। यानी कि कैबिनेट मिशन डिड नॉट टॉक मच अबाउट फेट ऑफ, हाँ, डिड नॉट टॉक प्रिंसली स्टेट्स, फेट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसलिए तुम लोग यदि देखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे भी प्रिंसली स्टेट थे जो कतराते थे कि भारत आज़ाद ना हो। जिनको लगता था यदि भारत आज़ाद हो गया तो हमारा जो इतना दिन का जो स्टेटस है वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो कई लोग तो अपोज भी किए, हाँ, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही इन लोगों को कन्विंस किया कि आप भी आइए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, आप भी पार्टिसिपेट करिए, भेजिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को, फिर बात होगा। और इनफैक्ट तुम्हें ये भी गांधी जी को भी श्रेय देना चाहिए। गांधी जी ने माउंटबेटन को भी ये समझाया था कि आप ये मत बोलिए कि पाकिस्तान में चले जाए, इंडिपेंडेंट रहे, आप कोशिश करिए कि अधिक से अधिक स्टेट इंडिया की तरफ मर्ज करें। माउंटबेटन को गांधी जी ने एडवाइस दिया था और बिल्कुल और इस एडवाइस को माउंटबेटन ने बहुत सुंदर तरीके से फॉलो भी किया है। तो माउंटबेटन भी उतना ही उनको भी श्रेय जाता है जितना सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और देखो इंडिया है ना, इंडिया देखो जो काम किया बहुत ही ब्रॉडली काम किया है। जिन्ना को तो बैठा दिया वहाँ पे, मगर जो लॉर्ड माउंटबेटन बैठे हैं इसका बहुत लाभ हुआ है इंडिया को, स्पेशली प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में। क्योंकि जितना भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन हुआ है 1948 से पहले, जून 1948 से पहले, सब में वही इन्वॉल्व रहे हैं क्योंकि गवर्नर जनरल है और वो जाके मीटिंग करके इंडिया का हिस्सा बना रहे थे सबको। बैकग्राउंड में विजय खड़े हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी भी मेनन सब मीटिंग में शामिल। तो माउंटबेटन का भी हमें रोल नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? हाँ। हाँ, मगर देखो चलो ये तो हो गया। अब कैबिनेट मिशन के बाद जानते हो इंडिपेंडेंस एक्ट, जून में आया ना इंडिपेंडेंस एक्ट। हाँ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत आज़ाद होगा। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में दिक्कत ये था विद्यार्थी लोग, जो जून में आया था, दिक्कत ये था कि प्रिंसली स्टेट, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट है, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकता है, या तो वो पाक को ज्वाइन कर सकता है, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। ये जो क्लॉज है ना, ये दिक्कत वाला क्लॉज है, ये वाला चीज इंडिपेंडेंट रह सकता है। ये खुद तुम्हारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में है ये चीज। तो कई प्रिंसली स्टेट बोलेंगे कि जब इसमें ये चीज़ है ही तो हम इंडिपेंडेंट ही रहना चाहेंगे। और उसी में देखो हैदराबाद सब कीड़ा किया है, जूनागढ़ कीड़ा किया है, इनफैक्ट भोपाल भी इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा था। वो तो छोड़ दो, त्रवणकोर को देखो ना, त्रवणकोर वो तो चिल्ला रहा था कि हमको अकेले ही होना है। जब बाद में खाया है, मार खाया है ना राजा,
वहाँ का जो किंग था वो खाया, वो थप्पड़ खाया था, तब जाकर उसका दिमाग ठीक हुआ। और भी वहाँ का जो बगल का जो सोशलिस्ट पार्टी था उसने मारा था उसका एक कार्यकर्ता ने। तब उसके दीवान ने समझाया था कि ब्रिटिश नहीं आएगा उधर से मदद करने के लिए तुमको, यदि कोई मदद करेगा तो यहीं का कंट्री वाला जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मदद करता है, ज्वाइन कर लो। तब दिमाग खुला, तब ज्वाइन किया है। तो कभी कभी छोटा छोटा इंसिडेंट भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। त्रावणकोर का भी केस वही था। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या है स्टूडेंट, प्रिंसली स्टेट, समझे, प्रिंसली स्टेट क्या कर सकता है, या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकता है, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है, या इंडिपेंडेंट बन के रह सकता है, समझे। जहाँ जहाँ कोई प्रिंसली स्टेट ये बोले कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको मिलेगा बताओ? मोहम्मद अली जिन्ना। वो बोले हम बहुत कोऑपरेट करेंगे आपको, पीछे से जिन्ना को फायदा होगा, जिन्ना को एक मनोबल बढ़ेगा उसका। हाँ हाँ बिल्कुल, हरी सिंह के साथ तुम्हारा स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हुआ जिन्ना का, मोहम्मद इसका, मुस्लिम लीग का। और हम अभी बैठ के देख रहे थे कि चलो देखते, तमाशा देखते क्या होता है। उधर से अटैक तो हो गया। एनीवे, अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन सीक्वेंस देखते हैं किस तरह इंटीग्रेट हुआ है। तो उसके लिए एक मैं पहले मैप बनाता हूं, तुम लोगों को भारत का मैप बनाता हूं, ठीक है। अभी रफ स्केच है। चलो ऐसा कुछ, ये भारत का मैप है। अभी कश्मीर छोड़ दो, कश्मीर का अलग से देखेंगे हम लोग। इसमें कुछ कुछ जगह लिख लो, यहीं पे हम बता देंगे तुमको। यहाँ पे लिखो त्रावणकोर, यहाँ पे लिखो बहुत बड़ा एरिया है भोपाल, बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट है ये। यहाँ पे लिखो हैदराबाद, और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मणिपुर, क्योंकि मणिपुर छोड़ के बाकी जगह देखोगे सब आसाम का हिस्सा है। उस समय आसाम से ही कट के बहुत सारा एरिया बना है मणिपुर, समझे। हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखोगे तुम लोग, हाँ ये हो गया। ये लिखो यहाँ बाबू, ये जूनागढ़, ये कीड़ा करेगा अभी, जूनागढ़, ये भोपाल हो गया। हाँ, यहाँ पे लिखो बीकानेर, जोधपुर, ये सब बड़े बड़े एरिया है, इसलिए मैं दिखाया हूँ। ऐसे तो प्रिंसली स्टेट तो अनगिनत प्रिंसली स्टेट है, सबका तो नहीं लिखा सकते हैं इस पर, बात समझे। तो ये सब बड़ा बड़ा एरिया हो गया। और कुछ बड़ा एरिया नहीं भी है तो बहुत कॉन्टेशियस एरिया रहा है, जूनागढ़ जैसे। जूनागढ़ तो बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है, मगर चूँकि जूनागढ़ इंटीग्रेट ही नहीं होना चाह रहा था, तो इसलिए हमें यहाँ का चर्चा करना है। अब देखते हैं हम सबसे पहला जो राज्य जो भारत में इंटीग्रेट हुआ है तो वो है तुम्हारा बीकानेर। तो इंडिया देखो, लिखो इंटीग्रेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स टू इंडिया, सीक्वेंस वाइज देखते हैं। बीकानेर, जो बीकानेर के जो राजा है बोले कि ठीक है हम इंटीग्रेट होंगे, क्योंकि हमारा सब हिंदू प्रजा ही है और खुश है। तो 7 अगस्त 1947 को, यानी कि भारत आज़ाद होने से पहले ही इंटीग्रेट हो गया बीकानेर। राजस्थान का एरिया क्या जानते हो कि ये वाला पूरा एरिया राजपुताना है, बहुत बड़ा एरिया है वो, और उसी में ये सब आएगा। दूसरा देखो बड़ौदा, बड़ौदा आया। बड़ौदा देखो, बड़ौदा का छवि बहुत अच्छा है, पहले आज़ादी से पहले भी बहुत अच्छा छवि है। जैसे कि इससे पहले भी चर्चा हुआ था, राजा लोग बहुत प्रोग्रेसिव थे, है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बड़ौदा आया। तीसरा देखो, जो थोड़ा मुश्किल हुआ वो जोधपुर है। जोधपुर के बारे में थोड़ा कहानी मुझे बताना है जोधपुर के बारे में। देखो जोधपुर है यहाँ पे, ठीक है, ये इलाका दे रहा हूँ तो ये बड़ा इलाका है, ठीक है। यहाँ पे सिंध है, इस तरफ सिंध है जानते हो, और ये जोधपुर है, ये वाला एरिया। यदि देखो अब ये प्रिंसली स्टेट है, तो जोधपुर का जो राजा है हनवंत सिंह, ठीक है, हनवंत सिंह। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है विद्यार्थी ये वाला, इसका हनवंत सिंह का, महाराजा हनवंत सिंह। तो महाराजा हनवंत सिंह ने मीटिंग किया मोहम्मद अली जिन्ना से। इनका मीटिंग हुआ था किससे?
मोहम्मद अली जिन्ना से। लिखते रहोगे विद्यार्थी लोग, सब चीज़ नहीं लिखा सकते हैं, लिमिटेशन है बोर्ड का। तो हनुमान सिंह का मीटिंग हुआ था जिन्ना से, और क्योंकि ये पहले आप देखो हनुमान सिंह भी हिंदू और यहाँ का पॉपुलेशन भी हिंदू, क्योंकि जानते हो राजस्थान का पॉपुलेशन ऑलवेज हिंदू डोमिनेट करेगा, वो तो हिंदू पॉपुलेशन। और हनुमान सिंह का मीटिंग हुआ किससे? जिन्ना से। तो बात उठा कि जिन्ना खुश, जिन्ना ने बोला कि ठीक है तुमको आर्म्स और एम्यूनेशन हम दे देंगे प्रोटेक्शन के लिए, हम तुमको कराची पोर्ट दे देंगे, कराची पोर्ट यहाँ पे है जानते हो, हम तुमको कराची पोर्ट दे देंगे, और जहाँ तक सवाल है ग्रेन्स का, अनाज का, तो हम सिंध से भिजवा देंगे, टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो हनुमान सिंह खुश। मैं जैसे ही ये बात पता चला दीवान से, दीवान जानते हो ना, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है, ये तो राजा हो गया, मैं जो एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट होता है उसको दीवान बोलते हैं। दीवान को पता चल गया चीज़, दीवान ने बुलाया उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि देखिए ऐसा ऐसा चल रहा है, देखिए वो जाएगा उधर, जिन्ना से मीटिंग हो चुका है। तो तुरंत मीटिंग, कुछ दिन में ही, एक हफ्ता के अंदर ही मीटिंग फिर आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मीटिंग हुआ। तो पटेल जी ने कहा कि हम तुमको पोर्ट दे देंगे, हम भी पोर्ट दे देंगे तुमको, हम अनाज दे देंगे तुमको, जो भी दे रहा हम सब तुमको दे देंगे। और दूसरी बात है पॉपुलेशन आपका हिंदू है, अब उधर जाओगे तो आपका बहुत बुरा हालत हो जाएगा। तो हनुमान सिंह का मन तो नहीं था, हनुमान सिंह का मन तो नहीं था बाबू इंटीग्रेट होने में, मगर फिर भी उसको करना पड़ा। और यहीं पे एक बहुत ही सुंदर इंसिडेंट हुआ था बीपी मेनन का। तो जब माउंटबेटन आए थे, बिल्कुल, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन का बात होगा, देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन होगा ना। अच्छा, मुझे ये जरूर बता देना चाहिए था तुम लोग को कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन क्या है। तो यहाँ पे लिख लो विद्यार्थी लोग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल दस्तावेज है। और ये आया कहाँ से? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। इसके हिसाब से क्या है कि कोई भी प्रिंसली स्टेट भारत का हिस्सा बन सकता है, बट उससे पहले ये साइन करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन करना पड़ेगा। तो प्रिंसली स्टेट इंडिया में आने के लिए, इंडिया में मर्ज होने के लिए सबसे फर्स्ट प्रिंसली स्टेट क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जब बात करेंगे ना हम लोग इंटीग्रेशन का, तो दो चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा ही फेस कर रहे होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट से। एक क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन, और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो थोड़ी देर में समझेंगे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने किसने किया था। बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन समझ गए ना, लीगल डॉक्यूमेंट है, इसको आप साइन करोगे तभी आप इंटीग्रेट हो सकते हो, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और ये कौन सा एक्ट से आया था? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से आया था। अब देखोगे विद्यार्थी लोग, हाँ ये साइन करने से क्या होगा? देखो ये साइन करने से ये होगा कि आप हिस्सा तो बन गए, अपना इंटरनल मैटर आप कैरी कर सकते हो, अपना ले जा सकते हैं, यानी कि एक सुरक्षा। क्योंकि ब्रिटिश यदि निकल के चला जाएगा और यदि साइन नहीं करे तो हो सकता है इंडिया अटैक भी तो कर सकता है उसको। तो एक तरह से लीगल सेफगार्ड है प्रिंसली स्टेट के लिए कि हम आपको मर्ज कर रहे हो, हमारा भी सम्मान करिए। इतना दिन से हम अकेले चला रहे थे राज्य को, और अचानक बोलिएगा इंटीग्रेट करने के लिए, और अचानक हमको जीरो कर दीजिएगा, तो वो भी तो ठीक नहीं है। हाँ, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला भी कि ठीक है हम आपको प्राइवेट पर्स देंगे। प्राइवेट पर्स का मतलब है कि हम आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देंगे, जो भी पुराना रूलर्स रहा है उसको भी पैसा देंगे, आज जो भी उसका सक्सेसर रहेगा उसका भी पैसा देंगे हम। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्राइवेट पर्स के बारे में, अभी मैं लिखाऊंगा, अभी सुनते जाओ, प्राइवेट पर्स के बारे में बोला था कि ये छोटा सा टोकन है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। अब थोड़ा पैसा देने में क्या जाता है। इंदिरा गांधी का बाद में माथा खराब हुआ, और इंदिरा गांधी ने 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1971 में प्राइवेट पर्स खत्म कर दिया। इनफ इज इनफ, हो गया। यानी कि इंदिरा गांधी से पहले प्राइवेट पर्स दिया जाता था भारत में, जितने भी राजा लोग थे प्रिंसली स्टेट्स के, उसके जो पुराने लोग सब थे, उसके सक्सेसर सब थे, सबको पैसा दिया जाता था। ये लमसम अमाउंट है, इतना रखो, राज चलाने दो, समझ गए। तो आप देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन हुआ। अब चलो आते हैं यहाँ पे हनुमान सिंह का। तो क्या हुआ विद्यार्थी, लॉर्ड माउंटबेटन मीटिंग होगा, लॉर्ड माउंटबेटन का, और लॉर्ड माउंटबेटन और इसका ठीक है अब सिग्नेचर होगा, यानी कि हनुमान सिंह साइन करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन का। एक रूम है, एक रूम के अंदर वीपी मेनन प्रेजेंट है। सुनो, वीपी मेनन प्रेजेंट है और हनुमान सिंह प्रेजेंट है। हनुमान सिंह उठ के ना पिस्तौल लगा दिया वीपी मेनन पे कि तुम हमको फोर्स नहीं कर सकता है साइन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन। बोला चुपचाप कर लो, और तुमको करने में ही भलाई है। वो डरा नहीं हूँ, और ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, बंदूक दिखा के हमको साइन करो।
तो ये पर्सनालिटी है बीपी मेनन। तो वो छोटा सा एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हनुमान सिंह को मन नहीं था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन करने के लिए, वो करवाया गया। जबकि हनुमान सिंह, क्योंकि राजा लोग रखता है पिस्तौल सब अपना प्रोटेक्शन के लिए, और उसको पता था कि वहाँ जाएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, तो तान दिया था उसके ऊपर। उसके बावजूद भी डरे उरे नहीं, फिर भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन करवाया गया। अब देखो उसके पीछे लॉजिक है, जब हिंदू पॉपुलेशन है आपका, वो चाहता है कि इंडिया का हिस्सा बने, तो हनुमान सिंह कौन है बीच में रोकने वाला? तो इस हिसाब से जोधपुर भी भारत का हिस्सा बन गया। समझ गए ना ये? हाँ, मजीना के साथ भी मीटिंग हुआ, माउंटबेटन के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन हुआ, और वो भारत का हिस्सा बन गया जोधपुर। अब बात करते हैं हम लोग भोपाल का। भोपाल का देखो, भोपाल में अलग ही कहानी चल रहा है। भोपाल का जो राजा है वो बहुत ही क्लोज्ड है जिन्ना से, बहुत ही क्लोज है जिन्ना से। यहाँ के जो राजा थे ना, महाराजा साहब, वो बहुत ही क्लोज थे जिन्ना से। मगर उसको ही पता था कि भोपाल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बाल्कनाइजेशन अब नहीं सहने देंगे ना। एक तो भारत का टुकड़ा दो टुकड़ा हो गया, एक इधर और एक इधर, और यदि ये भी दे देंगे पाकिस्तान को, तब तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा कंट्री का। तब तो फिर इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत खतरा है। एक तो ऐसे ही ये इसके वजह से एक सिक्योरिटी पे खतरा है। बात समझ रहे हो ना? तो भोपाल को ये पता था कि भले ही हम, भोपाल के महाराजा को ये पता था कि भले ही हम जिन्ना करीब है, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उधर चले जाए। और उसको इतना ही नहीं, उसको डर था कम्युनिस्ट पार्टी से भी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ग्रो कर रहा था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रहा था गरीब लोग के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराइजिंग क्रिएट कर रहा था। और इसको लग गया कि आने वाले समय में यहाँ लोकतांत्रिक बहाल होगा ही होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो यदि इसको छूट दिया जाए, स्पेस दिया जाए, तो कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ सकता है। और जब कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आया तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा ये। चाहे देखो अब कम्युनिस्ट पावर, देखो कम्युनिस्ट पार्टी सब बहुत जगह पे चैलेंज किया था राजा लोग को। एक तो हैदराबाद भी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, और एक तेभागा मूवमेंट देखे थे हम लोग बंगाल में। मैंने गलती से उस दिन हैदराबाद के साथ तेभागा जोड़ दिया था, उसको करेक्ट कर लेना तुम लोग। तो यहाँ पे भी कम्युनिस्ट बहुत एक्टिव है, यहाँ पे भी कम्युनिस्ट बहुत एक्टिव है, और भोपाल में भी बहुत एक्टिव है। तो उस समय भोपाल के पास एक ही ऑप्शन था कि भाई कांग्रेस से ही गठबंधन कर ले। और कांग्रेस से गठबंधन करने का मतलब क्या कि इंडिया के साथ मर्ज कर ले। तो सबका अलग अलग रीजन बना है विद्यार्थी लोग मर्ज करने का भी। आया समझ में ना? तो भले ही भोपाल का जो राजा जिन्ना के क्लोज था, मगर वो इंडिया से मर्ज कर गया। कारण क्या है कि फियर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, फियर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, उसे बचने के लिए किया है। ये भोपाल हो गया। हाँ, अब हाईली इंटरेस्टिंग चीज़ है त्रावणकोर का। ये मज़ेदार चीज़ है, देखो यहीं पे मैं लिखता हूँ, देखो त्रावणकोर, त्रावणकोर का राजा, ठीक है। अब ये जो राजा है, देखो इसको तो कोस्ट लाइन है ना, इसका तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है ये। सही बात है ना बच्चे लोग? देखो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत सुंदर जगह है। देखो ना यहाँ पे पोर्ट वोर्ट एक्सेस कर सकता है। और इसका जो राजा है, वो राजा चाहता है, यहाँ का जो किंग है वो चाहता है, या प्रिंस जो भी बोलो, वो चाहेगा कि हम इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि आखिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में इंडिपेंडेंट का बात है, हम इंडिपेंडेंट रहे। और ब्रिटिश से भी साठगांठ कर लिया। और अच्छी बात पता है कि उसी समय मोनोजाइट सैंड्स भी मिला था यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ मोनोजाइट सैंड्स। तो किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे मोनोजाइट सैंड जैसा वैल्यूएबल चीज़ मिल गया है, तो वो तो इकोनॉमिकली बहुत ही एम्पावर्ड हो जाएगा ऐसा स्टेट। और जानते हो मोनोजाइट सैंड से आप वो बना सकते हो, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक न्यूक्लियर बम सब बनाया जा सकता है। तो जो न्यू डिस्कवरी ऑफ जो मोनोजाइट सैंड्स हुआ था, इसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ था। और राजा का क्या सोच था कि हम अपना सैंड सब बेचेंगे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन हमको प्रोटेक्शन देगा। अब ब्रिटेन को भी चाहिए ऐसा ही कुछ चीज़। ब्रिटेन तो चाहेगा ना बाबू, एक तरफ से दूसरा चेहरा, उधर तो दूसरा ही चेहरा, इधर माउंटबेटन का चेहरा दूसरा रहेगा, उधर चेहरा दूसरा रहेगा। और दूसरी बात है कि इसने पीपल से आह्वान किया कि देखो हम लोग फ्री रहेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। और याद करो हमने 1761 में, ऐसे कुछ डेट है, 1761 में डच को भी खदेड़ दिया था। याद करो डच का हिस्ट्री। डच, जब हम डच को जीत सकते हैं तो क्यों नहीं इंडिपेंडेंट रह सकते हैं?
लोगों को आह्वान किया गया कि हम डच को जीते हैं, डच को हम लोग, विक्ट्री ओवर डच, तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक इंसिडेंट हो गया कि यहाँ का जो सोशलिस्ट पार्टी का एक आदमी ने अटैक कर दिया राजा के ऊपर, ठीक है, तो कोई रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। तो उस समय उसके दीवान ने, राजा का दीवान जो है, जानते हो, प्राइम मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है, उसने सजेशन दिया कि देखिए जब अटैक आप पे होगा तो कोई 7 समुंदर दूर से आके आपको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाएगा तो इसी कंट्री का आदमी बचा सकता है। सबसे बढ़िया है कि कांग्रेस से आप इंटीग्रेट कर लीजिए, कंट्री से इंटीग्रेट कर लीजिए, ज़्यादा फायदे में रहिएगा। तो ये समझ में आया इसको, और ये फाइनली इंडिया के साथ त्रावणकोर भी मर्ज कर गया। आया समझ में? हाँ, तो देखो बीकानेर खत्म, जोधपुर खत्म, भोपाल कंप्लीट, है ना। अब आते हैं मणिपुर पे, इसको रखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी देगा प्रॉब्लम ना। लिखते रहोगे विद्यार्थी लोग, लिखते रहोगे कुछ कुछ पॉइंट्स। अब देखो बात है किसका अब, हाँ मणिपुर। देखो मणिपुर तो एक एक्सेप्शनल है, ये पूरा इंडिया में ना एक्सेप्शनल है। क्यों बोलो? क्योंकि मणिपुर भारत का एक पहला ऐसा जगह रहा है जहाँ पे पहला इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन से भी पहले इलेक्शन हुआ यहाँ पे, हाँ, और भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से हुआ है। तो ये भी सोच सकते हो कि हमारा भारत का जनरल इलेक्शन से पहले ही वहाँ पे हो गया, नंबर 1। बट वहाँ जो भी इलेक्शन होगा उससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिसाइड किया जाएगा, समझे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिसाइड किया जाएगा। तो इसने देखो, इसने क्या किया, शुरू में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन किया। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन में मैंने क्या बोला कि जैसे पहले का जो स्टेटस को था उस तरह मेंटेन करना। अब बहुत सारा चीज़ इंडिया रखेगा अपने हाथ में, वही 3 चीज़ रखेगा और बहुत कंट्रोल भी करेगा। तो मणिपुर बोला कि ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन आपसे साइन करते हैं। तो 1948 में साइन किया, और ये भी इंडिया से गुजारिश किया कि देखिए हम पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमको बढ़िया से लड़ने दीजिए। बोला ठीक है, खुश, कि एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन होगा यहाँ पे भी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन करेगा ये। मणिपुर पहला राज्य है जो कि वेंट फॉर इलेक्शन लड़ा, है ना, वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार है। बाद में 1951 में, 50s लिख सकते हो, अर्ली 1950s में मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ, मर्जर एग्रीमेंट। अच्छा, कि मर्जर एग्रीमेंट कहीं पे भी इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट में नहीं है, ये बाद में हम लोग लाए हैं तरीका, और ये तरीका बहुत डिफरेंट है। ये इसी तरह का सेम तरीका सिक्किम के साथ भी लागू होगा आने वाले समय में। तो ये मर्जर एग्रीमेंट क्या है? मर्जर एग्रीमेंट मतलब पूरा स्टेट ही भारत का हिस्सा बन गया, पूरा टोटल कंट्रोल, और वहाँ के जो लोग हैं पूरा भारतीय हो गए। दैट इज द अग्रीमेंट ऑफ मर्जर, यही इसी को बोलते हैं मर्जर एग्रीमेंट करना। तो पहली बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन से थोड़ा डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट आया था वो मर्जर एग्रीमेंट ही था, और मणिपुर उसका साक्षी बना है। हाँ, मगर ये कहो, इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जब भारत मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था वहाँ से, तो जो वहाँ का असेंबली है, असेंबली से रजामंदी नहीं किया था। ये हो सकता है यदि असेंबली से रजामंदी करता तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, विद्रोह कर देता, क्योंकि असेंबली में जानते हो पॉलिटिक्स सब बहुत होता है। तो बिना असेंबली को, क्योंकि असेंबली तो हो ही जाएगा, क्योंकि मणिपुर जब इलेक्शन में गया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क तो पहले से ही रहेगा, और उसके नीचे जो सिस्टम आएगा, क्योंकि मोनार्क तो किंग है, वो तो किंग रहेगा, उसके नीचे जो एग्जीक्यूटिव होगा उसी के लिए इलेक्शन हुआ है। तो उससे नहीं पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटअप हुआ असेंबली, उससे सहमति नहीं है, डायरेक्ट मोनार्क से सहमति से मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ, और मणिपुर इंटीग्रल पार्ट बन गया भारत का। दैट इज द केस ऑफ मणिपुर। और यही चीज़ देखेंगे बाद में बाकी राज्य के साथ भी होता है, स्पेशली सिक्किम के साथ भी होगा ये चीज़, जहाँ पे सिक्किम डायरेक्टली इंडिया का हिस्सा बन जाता है। और सिक्किम का देखो और भी एक हिस्ट्री मैं बताऊंगा बाद में, जब, क्योंकि अभी तो हम लोग को शुरुआत का देखना है प्रिंसली स्टेट का, क्योंकि ये भी प्रिंसली स्टेट ही है मणिपुर। मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट ही है, यानी कि ब्रिटिश का पैरामाउंसी है इसके ऊपर। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है कि ब्रिटिश का सुप्रीमेसी है, भले ही वो इंटरनल मैटर खुद चला रहा हो, समझ गया ना। अब आते हैं जूनागढ़ पे और हैदराबाद पे, चलो इसको मिटाते हैं इसमें।
अब जूनागढ़ का कहानी देखो, जूनागढ़ कहानी बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बाकी जो भी इंटीग्रेट हुआ है प्रिंसली स्टेट उससे थोड़ा डिफरेंट है। देखो जूनागढ़, अच्छा जूनागढ़ देखो, जूनागढ़ में हिंदू पॉपुलेशन क्या है, हिंदू पॉपुलेशन है, और यहाँ का जो नवाब है वो मुस्लिम है। नवाब क्या है, मुस्लिम है, जो किंग है। ठीक कॉन्ट्रास्ट तुम कश्मीर में देखोगे। एनीवे यहाँ पे देखो, नवाब कौन है, मुस्लिम है, और पॉपुलेशन क्या है, हिंदू पॉपुलेशन है। नवाब गया घूमने के लिए, टूर पे गया था, कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए, उसके एब्सेंस में, यानी कि नवाब के एब्सेंस में दीवान जो है वहाँ का, जो पीएम कह सकते हो, दीवान, उसने अनाउंस कर दिया कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है। कि पाकिस्तान में मर्ज करेगा, अनाउंसमेंट ये हुआ। अफरा तफरी, तुरंत पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छा पटेल जो है, पटेल जी के बारे में जरूर लिखना। पटेल जी 3 पोस्ट को हेड कर रहे थे। एक तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है ना, डिप्टी प्राइम, आप जानते हो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, तो कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी है, MHA, उसके भी हेड है। अब प्लस डिपार्टमेंट ऑफ नेटिव स्टेट्स, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था उस समय, डिपार्टमेंट ऑफ नेटिव स्टेट्स, उसके भी हेड है। MHA का सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ नेटिव स्टेट्स का जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी होता है ना जी, सेक्रेटरी, हाँ, वो और कोई नहीं, वो VP मेनन थे। तो ये दोनों, VP मेनन बहुत ज़्यादा ही टूर कर रहे थे, पूरा इंडिया घूम रहे थे और सबको समझा रहे थे कि देखो इंडिया में मर्ज कर जाओ, इंडिया में मर्ज कर जाओ, इंडिया में मर्ज कर जाओ। तो VP मेनन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम किए हैं, एक्सटेंसिव टूर किए, कुछ भी हो जाता है यही दौड़ते थे। कोई भी यदि तैयार हो गया दौड़ के तुरंत वो कर देते थे। बात समझे ना। तो सेक्रेटरी ये रहेंगे, MHA के भी सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ नेटिव स्टेट, क्योंकि दोनों कंबाइंड कर सकते हो, क्योंकि उसी का हिस्सा हो सकता है, उसके मतलब मिलता जुलता चीज़ है। उसको तो हम बनाए थे फॉर टाइमिंग के लिए ना। तो अब देखो क्या हुआ, जब ऐसा घोषणा हुआ, अब देखो वो भी गजब बात, तुम वही बात है कि समुद्र में रह के मगरमच्छ के साथ बैर करना, यानी कि जूनागढ़ से खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, और वही जगह यदि पाकिस्तान में चला जाए और पटेल जी हेड कर रहे हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, ये कैसे हो सकता है। छोटा मिलिट्री भेजा गया, पटेल जी, डायरेक्ट इंटरवेंशन है पटेल जी का। ए स्मॉल मिलिट्री भेजे, दिमाग ठंडा हुआ दीवान का, राजा का, और तुरंत भारत के साथ इंटीग्रेट हो गया। मत चूंकि लीगल स्टेटस भी दिखाना है, चूंकि लेजिटिमेसी भी दिखाना है, तो इसलिए वहाँ पर रेफरेंडम भी किया गया, वहाँ पर प्लेबिसाइड भी किया गया है। अब प्लेबिसाइड में पता है क्या निकल के आया, 91% वहाँ के लोग चाह रहे थे कि इंडिया के साथ ज्वाइन करें। तो स्मॉल मिलिट्री फोर्स भेजा गया, इंटीग्रेट कर लिया गया, भारत के साथ इंटीग्रेट हो गया, जूनागढ़ भारत के साथ इंटीग्रेट हो गया, मगर लेजिटिमेसी के लिए, फॉर लेजिटिमेसी, कि देखो ये ऐसे फालतू का इंटीग्रेट नहीं हुआ, वहाँ का लोग भी चाह रहे थे, ये लेजिटिमेसी के लिए वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया, आज इससे 91% से लोगों ने इंडिया को चुना है। तो स्थापित हो गया ना कि वहाँ का लोग चाहता है कि भारत का हिस्सा बने। अब देखो स्टूडेंट, जरूर मुझे ये जरूर चीज़ करना चाहिए तुमको कि जब जूनागढ़ के जो दीवान जो थे, उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया था कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, ठीक है, जूनागढ़ के जो दीवान थे उसने कहा कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग में कौन प्रतिनिधि कर रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खुश था। जिन्ना को ये पता था कि जूनागढ़ हमारा हिस्सा नहीं बनेगा, मगर ये चीज़ हम यूज़ करेंगे कश्मीर बार्गेनिंग करने में, ये हम दे देंगे इंडिया को और कश्मीर रख लेंगे हम। तो ये दिमाग लगाया था जिन्ना ने, मगर ना माया मिली ना राम। हाँ, मगर कश्मीर में फिर भी चला ही गया है। अब कश्मीर का इशू देखेंगे अभी। तो मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहे थे कि जूनागढ़ को हम बार्गेनिंग में यूज़ करें, बार्गेनिंग फॉर कश्मीर। और जान ही रहे हो कि उसके बाद क्या हुआ, रेफरेंडम हुआ, उसका हिस्सा बना। 1948-49 में रेफरेंडम हुआ था, हो गया हिस्सा।
ये सब आज़ादी के बाद हुआ है मर्ज, बात समझो, भारत आज़ाद होने के बाद हुआ है। पटेल जी एक्टिव है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन और इंडिया का हिस्सा, बात खत्म। ये हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग हैदराबाद का। हैदराबाद का, अच्छा अब बच्चे लोग हैदराबाद का बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्राइवी पर्स का ही बात कर लेते हैं, जो प्राइवी पर्स के बारे में तुम लोग को हल्का सा हम बात किए थे। देखो अब जो प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट को कुछ तो लोभ देना पड़ेगा ना। एक तो इतना दिन से वो कैरी कर रहा है अपने स्टेटस को, राजा है वो, समझे, राजा का एक अलग ही एटीट्यूड होता है, हमारा रेवेन्यू है, हाँ हमारा शासन है। तो इसको थोड़ा लुभाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया प्राइवी पर्स का, प्राइवी पर्स का। और बिल्कुल पटेल जी इसके फर्मे थे कि दे दो इसको प्राइवी पर्स। प्राइवी पर्स का मतलब क्या है कि फिक्स्ड और टैक्स फ्री। टैक्स फ्री कह सकते हो कि अमाउंट है, पैसा है जो कि दिया जाएगा तुम्हारा, हाँ, प्रीवियस रूलर्स, पहले के रूलर्स को, जो पहले के रूलर्स भी रहे उसको भी, और सक्सेसर को भी, अभी का भी और सक्सेसर को भी। और उसके लिए देखो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी था प्राइवी पर्स। क्योंकि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं दोगे तब तक प्रिंसली स्टेट कैसे बात मानेगा आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दिया गया कि आपको मिलेगा। और अभी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का मतलब क्या, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जैसे अभी सैलरी जाता है ना जज का सैलरी कहाँ जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये CFI से आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया से आएगा। बाद में जानते हो तुम लोग 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1971 में इंदिरा गांधी ने इसे खत्म कर दिया, बोला हो गया बात खत्म। इंदिरा गांधी ने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। प्राइवी पर्स कॉन्सेप्ट खत्म बाय इंदिरा गांधी। बैकलैश भी हुआ था उस समय। एनीवे ये समझ गया ना प्राइवी पर्स। तो इस पे पटेल जी का क्या मानना था। पटेल जी कहते थे कि ये छोटा सा टोकन है, छोटा अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। यदि भारत को एक बनाना है थोड़ा अमाउंट देने में क्या दिक्कत है। अच्छा प्राइवी पर्स, हाँ लिख दो। प्राइवी जो पर्स होगा जो प्रिंसली स्टेट को दिया जाएगा तो किस अमाउंट पे होगा, तो ये डिपेंड करता है कि साइज क्या है प्रिंसली स्टेट का, डिपेंड करता है कि साइज ऑफ प्रिंसली स्टेट और रेवेन्यू ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब मान लो कि रेवेन्यू ही बहुत कम है तो कम ही मिलेगा आपको। छोटा जगह है, बहुत कम कमाता है वो प्रिंसली स्टेट, क्यों ज़्यादा मिलेगा उसको। यानी कि जितना बड़ा प्रिंसली स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादा होगा उसका। तो डिपेंड करता है कि आपका रेवेन्यू कितना है और आपका स्टेट का साइज कितना, उस हिसाब से प्राइवी पर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। बात समझे। चलो इसको लिख लो स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं हैदराबाद का। तो हैदराबाद ने देखो, हैदराबाद ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन नहीं किया था। हैदराबाद ने शुरू में स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था। स्टैंड स्टिल तो दो देखो, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है, दो नहीं तीन कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट और मर्जर अग्रीमेंट। मर्जर अग्रीमेंट तो देखें मणिपुर के साथ हुआ था कि टोटल ऑक्यूपाई करना, मतलब टोटल भारत का हिस्सा बनना कोई भी जगह, और उसके बाद पूरा मान्यता मिल जाएगा, टोटल इंटीग्रेट हो गया। ऐसा कि वो ब्रिटिश इंडिया का ही हिस्सा था, यानी कि इंडियन प्रोविंस का ही हिस्सा था उस तरह, यानी कि फुल कंट्रोल है वो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगा पूरी तरीके से इंडिया की तरफ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन में क्या है कि जैसे पहले चल रहा था उसी तरह, मगर कंट्रोल इंडिया का ज़्यादा हो जाएगा। बट जो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट है, ये लिख लो यहाँ पे, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट ही है। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट ये एक्चुअली स्टेटस को मेंटेन करना एज बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि विद्यार्थी लोग जब ब्रिटिश एक्टिव था तो उस समय स्टेट का क्या पोजीशन था, सेम पोजीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो।
जैसे मान लो कि हैदराबाद, एक एग्जांपल लेते हैं हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद के साथ ही पहले स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो हैदराबाद का मान लो कि कुछ ही चीज़ कंट्रोल करता था ब्रिटिश, बाकी चीज़ तो पूरा फ्री दिया था। तो ये चीज़ इंडिपेंडेंट इंडिया में भी होना चाहिए। तो इसलिए हैदराबाद ने सबसे फर्स्ट इस स्टैंड स्टील एग्रीमेंट ही साइन किया था। ये क्या है? स्टेटस को मेंटेन करना, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि स्टेटस को मेंटेन करना, यानी कि जैसा पहले था ब्रिटिश राज्य में उसी तरह आज़ादी के बाद भी वही पोजीशन रहेगा प्रिंसली स्टेट्स का। समझ गया ना? अब थोड़ा सा देखते हैं हैदराबाद का केस। देखो, हैदराबाद इज वेरी डिफरेंट। अभी हम लोग हैदराबाद देखते हैं, एक छोटा सिटी देखते हैं जो कि मूसी रिवर के ऊपर बसा हुआ है, करेक्ट। हैदराबाद उस समय मतलब बहुत बड़ा राज्य है, वो बहुत बड़ा राज्य है। उसमें अभी का देखो महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया आ जाएगा, तेलंगाना तो देखो पूरा ही आ जाएगा, है ना। नीचे का तुम्हारा ये जो एरिया है कर्नाटका का एरिया आ जाएगा। तो अच्छा खासा एरिया ऑक्युपाई कर रहा था। यानी कि यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग वाले पीपल मिलेंगे तुमको, मराठी वाले लोग मिलेंगे, हाँ, कन्नड़ बोलने वाले लोग सब मिलेंगे। यानी कि रीच है एरिया वो। पॉपुलेशन मैंने पहले ही बता दिया कि 17 मिलियन लोग थे उस समय। तो और हाँ, एक चीज़ तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये किससे मुगल एम्पायर से ही टूट के बना था ये। हाँ, ये मुगल एम्पायर से ही टूट के बना था हैदराबाद, या मुगल एम्पायर के जो शासक थे वही कैरी किए उसको इंडिपेंडेंट बना के। क्योंकि उस समय जो ऊपर में मोहम्मद जो रंगीला था, ये है ना रंगीला, तो काम तो करता नहीं था। मोहम्मद शाह रंगीला जो था तो ज़्यादा मस्त था वो अपना, हाँ, समझे ना। तो उस समय के जो उल खान थे समथिंग, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि वो छोड़ के वो आए और नीचे इंडिपेंडेंट राज्य बना दिए इसको। और तब से कैरी हुआ है, मुस्लिम ही कैरी किए हैं। जब हम कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का बात करेंगे तो हिंदू अच्छा खासा हिंदू लोग सब है, देखो ना तुम, अच्छा खासा लोग वहाँ पे जी रहे थे। अभी तुम बोलोगे कि हैदराबाद जो सिटी है उसमें तुमको मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा नजर आएगा, उसका भी हिस्ट्री यही है, यही रीजन है, रजाकार से उसका रीजन है। मैं यहाँ समझो कि इसका मतलब ये एरिया बहुत बड़ा है, और ये बोल देना भी गलत बात है कि मुस्लिम डोमिनेट कर रहा है। मुस्लिम डोमिनेट नहीं कर रहा, हिंदू ही डोमिनेट कर रहा है पूरा इलाका में। मगर हाँ, मुस्लिम का डोमिनेशन कहाँ पे था? तो एक तो रीजन है कि इसका एंसिस्टर यानी कि मुगल एम्पायर का ही आगे का ये चीज़ है, उसी से फ्रेगमेंट होके या उसी का राजा इसको कैरी किया है। मगर देखो, सबसे बड़ा मुस्लिम का डोमिनेशन कहाँ पे था? यहाँ मुस्लिम का जो वर्चस्व था वो पुलिस में था, एडमिनिस्ट्रेशन में था। जो की पोजीशन है ना हैदराबाद का, उसमें मुस्लिम का डोमिनेशन था की पोजीशन पे। अब यदि मैं बात करूं 1946 और 48 तक का बात मैं यदि कर लूं, इस पीरियड सब में, तो 40s का भी बात कर सकता हूं मैं ऐसे करके कुछ। तो यहाँ पे 3 तरह के ग्रुपिंग थे, 3 ग्रुपिंग्स, 3 कम्युनिटी, 3 ग्रुपिंग्स थे यहाँ पे, 3 ग्रुपिंग्स। पहला क्या था कि स्टेट कांग्रेस का अपना पार्टी रहेगा यहाँ पे, स्टेट कांग्रेस नंबर 1, जो कि किसी भी रूप में भारत से इंटीग्रेट करवाना चाहेगा। क्योंकि कांग्रेस ही ने किया है इतना कुछ इंटीग्रेट, तो किसी भी रूप में वो इंडिया से इंटीग्रेट करवाना चाहेगा कांग्रेस स्टेट कांग्रेस, समझिए, नंबर 1। दूसरा जो है वो क्या है तुम्हारा, इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। यही जो अभी ओबीसी का जो ओबीसी है ना जी हैदराबाद से, हाँ वही उसी से है वो, इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। और जो तीसरा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी अपराइजिंग कर रहा है वहाँ पे और पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है। बोले थे ना कि 3 जगह पे बहुत एक्टिव था, हालांकि उससे भी ज़्यादा एक्टिव था वो। मतलब 3 जगह पे तुम देखोगे बड़ा बड़ा एरिया में वो अपना प्रकोप छोड़ा था, अपना इफेक्ट छोड़ा था। एक भोपाल में भी, एक बंगाल में भी, और यहाँ पे भी। यदि और डीप रिसर्च करोगे तो बहुत सारा जगह पे वो एक्टिव था। केरल में भी एक्टिव था, तभी तो शुरू से कम्युनिस्ट रहा है वहाँ पे। बात समझे ना? तो स्टेट कांग्रेस, इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, और तीसरा कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पूरा रूरल अपराइजिंग कर रहा था। वहाँ का जो
रूरल अपराइजिंग में पूरा योगदान था इसका। विद्रोह चला रहा है और पैरेलल गवर्नमेंट भी रन कर रहा है, ये पैरेलल गवर्नमेंट भी रन कर रहा था। याद करो क्विट इंडिया मूवमेंट में हुआ ना पैरेलल गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पे, यानी कि अपना ही शासन चला रहा है, यानी कि पूरा कंट्रोल नहीं है। नवाब यहाँ पे रूल कर रहे हैं, यहाँ के नवाब रूल कर रहे हैं। तो सबका अब देखो ये जो इतिहाद उल मुस्लिमीन है, इसने क्या किया, अपना ही पैरामिलिट्री फोर्स बनाया था। इसका अपना ही एक कह सकते हो कि मिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, और उसी का नाम है राजाकार्स। राजाकार्स। अब समझ रहे हो ना। अब देखोगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले हैदराबाद ने इंडिया से स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन किया, इंडिया कर दिया साइन, चलो ठीक है, स्टेट, चलो स्टेटस को मेंटेन रखो, क्योंकि आप प्रेशर नहीं दे सकते हो इस स्टेट पे ज़्यादा, क्योंकि हैदराबाद उस समय का सबसे पॉपुलस स्टेट में आता था। अब प्रिंसली स्टेट देखो तो सबसे ज़्यादा ये और सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ये भी तो बोला था हम पाकिस्तान के साथ ही मर्ज करेंगे, मैं इंडिया होने नहीं देगा, भोपाल को भी होने नहीं दिया, इसको भी होने नहीं देगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर एक उधर पाकिस्तान बनाएगी, इधर पाकिस्तान, एक इधर पाकिस्तान, तो इंडिया का बंटवारा हो जाएगा इससे। तो किसी भी स्थिति में हम आपको जाने नहीं देंगे पाकिस्तान में। तब इंडिया वाला चलो इंडिपेंडेंट रहो, बढ़िया से देख लेंगे बाद में अच्छे से। तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट यानी कि स्टेटस को मेंटेन करेगा जैसे था। मगर सिचुएशन तब खराब हुआ विद्यार्थी लोग कि 1948 आते आते, बाय 1948 ये जो रजाकार्स है ना, इसका पावर बढ़ने लगा, और रजाकार्स ने एक एजेंडा चला दिया कि जितने भी हिंदू पॉपुलेशन है उसको खदेड़ना शुरू कर दिया, और खदेड़ के सब मद्रास प्रोविंस में जाएगा फिर, हाँ, फ्लेट टू मद्रास। कहो क्यों? क्योंकि ये रजाकार्स या कह सकते हो कि इतिहाद उल मुस्लिमीन ये चाहता था कि हैदराबाद को मुस्लिम डोमिनेशन एरिया बनाया जाए, मुस्लिम डोमिनेशन प्रोविंस बनाया जाए। तभी तो जब डिबेट होता है तो लगता है ना ओबीसी पे आरोप सब कि इसके तो खुद ही पूर्वज जो रहे हैं वो इंडिया में मर्ज नहीं करना चाहते, आज बड़ा बड़ा बात करता है ये। बात समझ रहे हो ना, ये हिस्ट्री है स्टूडेंट। तो हैदराबाद को रजाकार्स या इतिहाद उल मुस्लिमीन चाहता था कि मुस्लिम डोमिनेशन एरिया बनाया जाए। और जब हिंदू लोग को भगाया गया मद्रास की तरफ, तो मद्रास का जो सरकार है उसने कहा दिया कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम कैरी नहीं कर सकते हैं, मेरा भी एक लिमिट है। दिमाग खराब हुआ, दिमाग खराब हुआ, ऑपरेशन पोलो चलेगा जी। अब ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो नाम है ऑपरेशन का, समझे ना। मिलिट्री भेजा गया, भारत का मिलिट्री भेजा गया, बोला गया जाओ देखो रजाकार कौन है। क्रैश कर दिया बाबू, बढ़िया से क्रैश हुआ है ये, और कम समय में क्रैश कर गया ये, भागा ये पूरा भागा जगह से। और इनफ इज इनफ, डेट चेक कर लेना, 1949 में हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया, क्योंकि परेशान किया ना 48 में, बहुत ग्रो करने लगा था ना, वही 48 और 49 में हैदराबाद बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन। साइन करना पड़ेगा ना, अब तो बंदूक के नोक पे साइन करोगे तुम, अब कैसे साइन नहीं करेगा। रजाकार को हम पानी पिला दिए, जवाब हाँ। मगर देखते हो हैदराबाद कैसे मुस्लिम डोमिनेशन हुआ है, ये रजाकार्स। समझ गए स्टूडेंट। तो ये हिस्ट्री है हैदराबाद का, मिटा देना ये। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कश्मीर का। कश्मीर का तो देख रहे हो चैलेंजेस है ना, यहाँ पे चैलेंज था ना यहाँ पे। हाँ, इतना आसान नहीं था हैदराबाद को इंटीग्रेट करना, और इससे भी ज़्यादा जटिल है कश्मीर का, वहाँ अलग ही हिसाब किताब चल रहा है। देखो कश्मीर का यदि मैप बनाना हो तो अभी रफ स्केच बना रहा हूँ, ठीक है। चलो ऐसा कुछ करेक्ट। अब देखो इसको डिवाइड करो विद्यार्थी लोग, ये जो एरिया है गिलगिट बल्तिस्तान वाला एरिया, हाँ
हाँ गिलगित बल्तिस्तान वाला, ये वाला जो एरिया बहुत बड़ा वाला एरिया लद्दाख, ये वाला एरिया कश्मीर, और जो घाटी है थोड़ा प्लेन है नीचे की तरफ जो है वैली है वो है जम्मू। आपको ये 4 जगह जरूर पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, इधर कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। लद्दाख में जो लोग रहेंगे बुद्धिस्ट रहेंगे और इसका बाउंड्री शेयर होगा तिब्बत के साथ। हाँ गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग रहेंगे वो शिया मुस्लिम रहेंगे, शिया मुस्लिम्स। कश्मीर में जो लोग रहेंगे वो सुन्नी रहेंगे, सुन्नी मुस्लिम। वो जो कश्मीर जम्मू घाटी में जो रहेंगे, जम्मू में जो रहेंगे वो हिंदू रहेंगे। अब देखो इस तरह फ्रैक्शन है। आया समझ में? जगह बताए हैं चारों जगह। गिलगित बल्तिस्तान ये वाला एरिया क्या है? शिया मुस्लिम डोमिनेशन है। कश्मीर सुन्नी मुस्लिम डोमिनेशन, जम्मू हिंदू डोमिनेशन और लद्दाख बुद्धिस्ट। इसका मतलब यहां तो बहुत तरह के लोग रह रहे हैं। बात समझे? हाँ, और जो भी हो बहुत तरह के लोग रहे। हाँ डोमिनेशन किसका है? मुस्लिम का है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट रहेंगे तो कम ही रहेंगे लोग, भले ही एरिया बड़ा हो। यहाँ मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है, यहाँ पे भी मुस्लिम है जम्मू में, मगर वहाँ पे हिंदू भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ हिंदू डोमिनेट कर रहा है, यहाँ मुस्लिम डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेट कर रहा है। यहाँ ओवरऑल देखो तो मुस्लिम डोमिनेट कर रहा है। तो कश्मीर उस समय यानी कि जम्मू एंड कश्मीर उस समय कोई रूल कर रहा था तो राजा हरि सिंह थे, रूल्ड बाई लास्ट कह सकते हो राजा, रूल्ड बाई हरि सिंह। अब हरि सिंह क्या है? हिंदू आदमी है और अधिकतर प्रजा क्या है? मुस्लिम है। ठीक जूनागढ़ के अपोजिट। जूनागढ़ में क्या था? मुस्लिम नवाब थे और पॉपुलेशन हिंदू ज़्यादा था। यहाँ पे ठीक उल्टा कि यहाँ पे हरि सिंह है और पॉपुलेशन अधिक क्या है? मुसलमान का है। तो देखो ये तो चलो राजा है। शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला बहुत पॉपुलर हो गया था। शेख अब्दुल्ला और उसका जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसी का बेटा फारूक अब्दुल्ला है। फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला का ही बेटा है, समझे, जो कि हर समय सेकुलरिज्म का दुहाई देता है। और शेख अब्दुल्ला भी यही थे। और शेख अब्दुल्ला को बहुत पसंद करते थे गांधी जी भी और नेहरू जी भी। कारण क्या है अभी समझोगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला और उसका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है बहुत प्रेशर दिया हरि सिंह को कि छोड़ो यहाँ पे इलेक्शन करवाओ, लोग का मत होना चाहिए, यहाँ असेंबली होना चाहिए। तो लॉट्स ऑफ प्रेशर हरि सिंह के ऊपर, समझे। शेख अब्दुल्ला और हाँ शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हुआ। अब जहाँ तक सवाल है तो अब क्या स्टैंड लेगा, क्योंकि जानते हो कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या बोला गया था कि इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हो और आप इंडिया में भी जा सकते हो। यही था 3 ऑप्शन। तो हरि सिंह को लगा कि इंडिपेंडेंट रहना बेटर है, इट इज़ बेटर टू बी इंडिपेंडेंट। और बिल्कुल इंडिया ने इस चीज़ का रेस्पेक्ट किया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। हाँ इंडिया थोड़ा लेट किया, पहले पाकिस्तान के साथ साइन हुआ। इंडिया बोला कि चलो वेट एंड वॉच करते हैं, तो देखते हैं। तो इंडिपेंडेंट रहना चाहा, मगर शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पता था कि ज़्यादा दिन तक इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। सैंडविच है ना बीच में, या तो ये वार कर देगा या तो ये वार कर देगा। और शेख अब्दुल्ला का यदि देखोगे, इसका जो मन देखोगे, इसका जो एजेंडा देखोगे, कभी भी नेवर पाकिस्तान के साथ तो जाना ही नहीं चाह रहा था, नेवर वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। इसलिए फारूक अब्दुल्ला भी ये बात चिल्ला चिल्ला के बोलता है, यदि जाना होता तो हम चले जाते, मगर हमारे फादर ने अपोज किया था इस चीज़ को। तो नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कभी हिस्सा नहीं हुए। इसलिए शेख अब्दुल्ला पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कांग्रेस लीडर्स को कि यही आदमी है जो काम का चीज़ है और इंडिया में इंटीग्रेट करवा सकता है। मैं इसका अपना ही शर्त उर्त होगा दुनिया भर का, शेख अब्दुल्ला का। बात समझे। तो गांधी जी और नेहरू जी और भी बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स शेख अब्दुल्ला पे बहुत ही फेथ था, क्योंकि ये जो शेख अब्दुल्ला था इसका मानना ये था कि कश्मीर में भले ही हिंदू रहते हैं और मुस्लिम रहते हैं,
मैं ये जो हिंदू है इंडिया से अलग हिंदू है, और ये जो मुस्लिम है पाकिस्तान से अलग मुस्लिम है। ये डिफरेंट टाइप्स के हिंदू और मुस्लिम है, सेम नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम पाकिस्तान तो हम जाना ही नहीं चाहेंगे। यानी कि देखो पॉलिटिक्स है ये, और वो चाह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट भी रहे और बार्गेनिंग भी करते रहे, जो कि जानते हो कि कश्मीर में लंबा समय से खाली बार्गेनिंग ही चला है। तो इंटीग्रेट तो उधर तो पाकिस्तान की तरफ होने देगा नहीं, जो बात है। तो गांधी जी और नेहरू जी का बहुत ट्रस्ट था इस पे, तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किए। मीनवाइल क्या हुआ बच्चे लोग, यहाँ पे तुमको लगेगा पुंछ, यहाँ पे एक जगह का नाम है पुंछ, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे इस जगह पे। तो इधर पाकिस्तान ने यहाँ से ट्राइबल भेजा पुंछ में, वही पठान लोग भेजा, और पुंछ में आया, और यहाँ के जो ऑफिशियल्स सब है, आर्मी ऑफिशियल्स कहो, पुलिस कहो, जो सीनियर पोस्ट पे थे, उसको सिखाया, समझे, सिखाया पढ़ाया, और इसका दिमाग दिया चेंज कर दिया। और 14 अगस्त 1947 को यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। 47 को, यानी कि जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ, जिस दिन पार्टीशन हुआ, बात समझे ना। और ये एरिया को ऑक्युपाई कर लिया। जैसे ही अब देखो, अब उस समय जो वहां के जो गवर्नर थे, ब्रिटिश होंगे, ब्रिटिश थे गवर्नर, और उसको कोई मतलब नहीं, हो कुछ हो। फिर पूंछ से ट्राइबल, अब देखो ट्राइबल का संख्या बढ़ गया ना, ट्राइबल तो आया, पूंछ को कंट्रोल कर लिया। अब वहां का जितने भी मुस्लिम ऑफिशियल्स है उसको अपने पाले में रख लिया। ये सब रेबल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, ये सब रेबल ग्रुप को ज्वाइन कर, यानी कि इसको ज्वाइन कर लिया, रेबल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, इसमें रेबल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया ये लोगों ने। और ये आगे मार्च में चले गए कि अब आगे भी और एरिया को ऑक्युपाई करेंगे। तो ऊपर मुजफ्फराबाद है, वो एरिया को भी ऑक्युपाई कर लिया। दिमाग तब खुला जब वो बारामुल्ला पहुंच गया। जब बारामुल्ला पहुंच गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया बारामुल्ला, इसको लिख लो। जब बारामुल्ला में पहुंचा, तब राजा हरि सिंह का दिमाग खुला कि अरे बाप रे, ये तो बहुत त्रासदी हो जाएगा इससे में, तो ऐसे तो पूरा ऑक्युपाई कर लेगा। बारामुल्ला जैसे ही पहुंचा, ये सब रेबल ग्रुप सब, तब हरि सिंह हरकत पे आया और तुरंत कम्युनिकेशन किया गया इंडिया से, पटेल जी सबसे, और दौड़ते हुए वीपी मेनन गए हैं वहां पे। क्योंकि देखो सवाल ये था कि क्या मिलिट्री भेज दे, तुरंत मिलिट्री भेज दे, मगर माउंटबेटन ने याद दिलाया कि नो, आप ऐसे मिलिट्री नहीं भेज सकते, जब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन नहीं करेगा कश्मीर, तब तक आप मिलिट्री नहीं भेज सकते। तो वीपी मेनन दौड़ते हुए गया है दिल्ली से, समझे। और इसने क्या किया, हरि सिंह के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन किया है। अब साइन हो गया ना, अब यहां दिल्ली से मिलिट्री एयरक्राफ्ट जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए। आ रहा है समझ में? हाँ, भेजेंगे, इंडियन कांग्रेस भेजेगा, हमारा सरकार भेजेगा, और यहाँ स्टॉप कर दिया जाएगा इसको। और उधर से ही पाकिस्तान की तरफ से भी आएगा, तो एरिया बहुत ऑक्युपाई कर लिया तब तक। और हम बड़े, तो हम जाके स्टॉप कर दिया कि फर्दर नहीं, बारामुल्ला तरफ नहीं, तो यहाँ हमने कंट्रोल कर दिया। और ये सब एरिया कंट्रोल हो चुका है, ऊपर जाके कंट्रोल कर लिया बहुत सारा एरिया, तभी तो काराकोरम डैम चला गया उस तरफ, तो बहुत ऑक्युपाई कर लिया। जब बारामुल्ला पाया तब बुद्धि खुला है हरि सिंह का, बात समझे। अब देखो क्या हुआ, अब समझ गए ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन हुआ, तब जाकर मिलिट्री भेजा गया, मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा गया। लिखते रहोगे स्टूडेंट। अब माउंटबेटन के एडवाइस पे, मिटा दे ये चीज, हाँ, माउंटबेटन के एडवाइस पे नेहरू जी ने क्या किया, मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंचा दिया, कश्मीर का मामला। अब देखो वहां पे हुआ क्या, अब देखो उधर पाकिस्तान किस तरह पॉलिटिक्स खेलता है और इंग्लैंड कैसे पॉलिटिक्स खेलता है। तो ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, ऑन एडवाइस ऑफ माउंटबेटन, कश्मीर इशू यूनाइटेड नेशन पे गया बाय जवाहरलाल नेहरू। यही तो लगता है जवाहरलाल नेहरू पे आरोप कि कश्मीर में क्यों, आप कश्मीर का इशू क्यों जाने दिए। और तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू को क्या फील हुआ बाद में, उनको जो ब्लंडर हुआ है उनको कितना उनको लग रहा था, एहसास हो रहा था। अब वहां पे तो बाबू अलग ही बात है,
बात था कश्मीर का, अब बात पहुंच गया पाकिस्तान और इंडिया का। बहुत बड़ा पॉलिटिसाइजेशन हो गया यूनाइटेड नेशंस में। तो फिर उधर मुस्लिम पक्ष भी होगा, पाकिस्तान का आदमी लोग और इंडिया का आदमी लोग। तो मुस्लिम पाकिस्तान का जिन्ना लोग, अच्छा जिन्ना से मिलने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन भी गया था पीस करने के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान भी गया था जिन्ना से बात करने के लिए कि भाई छोड़ दो एरिया, ऐसे भी वो साइन कर दिया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन कर दिया, छोड़ दो। तो जिन्ना क्या बोला उस समय कि जो पूंछ में जो एरिया, पूंछ जो वाला है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और उसमें हरी सिंह ने आतंक मचा कर रखा है, हम अपना भाई को बचाने के लिए गए हैं यहाँ से। और वही सेम चीज़ यूनाइटेड नेशन में भी बोला है वो। अब यही चीज़ को तो फायदा, वही चीज़ तो फायदा उठाना चाहता है बाहर का पावर सब। उसमें इंग्लैंड बहुत पावरफुल। हाँ, यूनाइटेड नेशंस का जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल जानते हो ना, उसमें जो 5 है तो उसमें तो इंग्लैंड भी तो है। इस मुद्दा को और बड़ा मुद्दा बना दिया और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ठीक है। अच्छा, ये इशू को बायलैटरली भी तो सुलझाया जा सकता था। सबसे बड़ा नेहरू जी के ऊपर जो आरोप लगता है, अभी भी डिबेट होता है, क्यों जाने दिए आप? ये बैठ के भी सुलझाया जा सकता था, यदि बैठ के सुलझाते तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यूनाइटेड नेशंस से आदेश आया कि स्टेटस को मेंटेन करो। स्टेटस को मेंटेन करने का मतलब है कि जो दिल्ली से हमारा जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट गया और जिस जगह हम बैठ गए कि आओ इधर देखते हैं तुमको, और ये तो बहुत सारा एरिया आ चुका है, तो वही तुम्हारा लाइन ऑफ कंट्रोल बना, LOC बना। यानी कि उस एरिया तक जो ऑक्यूपाई कर लियो उस एरिया तक रहेगा तुम्हारा। अब स्टेटस को मेंटेन करो। तब तक तो पाकिस्तान 1/3 कश्मीर को ले चुका है, तो 1/3 कश्मीर तो चला गया, पाक में चला गया, और इंडिया 2/3 कश्मीर मैनेज किया। और यही तुम्हारा क्या बना बीच में? LOC बना, लाइन ऑफ कंट्रोल। वो यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन की वजह से बना है, समझे? तो रुक गया वो। तो अब जब यूनाइटेड नेशंस का कमिटी आएगा देखने के लिए ना कश्मीर का इशू, पाकिस्तान विजिट किया, लाहौर विजिट किया, इधर कश्मीर विजिट किया, दिल्ली विजिट किया, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू को बहुत बुरा लग रहा था कि कहाँ हम फंसा दिए इस चीज़ को। और एक तो इंडिया में जान रहे हो कि किस तरह का मुद्दा उठेगा उस समय, तो बहुत नाखुश थे कमेटी को देखते हुए कि क्या ही कमेटी खाली घूम रहा है, पॉलिटिसाइज कर रहा है, ये वो, यूनाइटेड नेशन में चला गया, ये वो, उनको भी बुरा लग रहा था। मामला समझे ना? ये इशू। सवाल ये है कि जब यूनाइटेड नेशन में ये मामला पहुंचा तो इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि यदि ब्रिटेन सपोर्ट नहीं करता तो शायद ये कश्मीर हमारा हो सकता था, मगर वहाँ पे भी तुम देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को ही, कश्मीर के लिए भी। तो इसके पीछे रीजन है इजराइल कॉज, क्योंकि एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल बना के दिया यहूदी को, तो इससे एक बहुत बड़ा इमेज बना कि मुस्लिम को देखना नहीं चाहता है इंग्लैंड, तो उसको कंपनसेट कर लो पाकिस्तान बना के। अब पाकिस्तान को एरिया देख के समझ रहे हो ना कि एक तरफ इजराइल बनाया गया आपका, तो एक तरफ आपको पाकिस्तान दिया गया, कश्मीर का बहुत सारा एरिया दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 क्या है स्टूडेंट? नंबर 2 है कि जो पाकिस्तान है बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान का। तुम ईरान भी एसेस कर सकते हो, मिडल ईस्ट भी एसेस कर सकते हो, और तुम रसिया को काउंटर भी कर सकते हो। और रसिया जानते हो कि बिग पावर बन के उभरा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व रहने वाला है आने वाले समय में। तो पाकिस्तान के लिए यदि ब्रिटेन ने पाक कॉज को सपोर्ट किया, इसका रीजन क्या है? एक इजराइल इशू लिख लो, इजराइल इशू। इजराइल इशू को कंपनसेशन कह सकते हो। दूसरा क्या है? पाकिस्तान में मिलिट्री बेस बनाना, और मिलिट्री बेस बना के USSR को भी चैलेंज देना या उसको कंट्रोल करना, या फिर मिडल ईस्ट में भी अपना इन्फ्लुएंस छोड़ना। ये ब्रिटेन का अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है, जो लोग कहते हैं इसके ऊपर जो विश्लेषण करते हैं। कोई बात नहीं है, इंडिया में एक से एक नेता आएगा, लीडर आएगा, नरेंद्र मोदी भी लीडर आएंगे। जो पेन है, अच्छा उससे पहले तो तुमको जानना पड़ेगा शेख अब्दुल्ला का बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा। तो शेख अब्दुल्ला, जैसे पंडित नेहरू ने जब ये साइन हो गया, जब कश्मीर इंटीग्रेट हो गया, मतलब इंटीग्रेट होने का प्रोसेस में है, तो पंडित नेहरू ने हरी सिंह से कहा
कि एक काम करो, तुम शेख अब्दुल्ला को, जो कि बहुत भरोसेमंद आदमी है, ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान से ज्वाइन करने नहीं देगा कश्मीर को, इसको तुम हेड बना दो एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यही हुआ, हेड एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया गया शेख अब्दुल्ला को। हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ और भी इवेंट हुआ है स्टूडेंट। हाँ, अभी मैं बताने वाला हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिटा दे ये चीज़। हाँ, इस बीच इलेक्शन हुआ, मिटा देना। हाँ, ये चलो, ये तो तुम्हारा आगे गया, यूनाइटेड नेशन में जब मामला गया तो वो लिंगरिंग है, वो फर्दर पोलिटिसाइज होकर चलते गया, वो तक तुम्हारा 2019 तक गया है। 19 में हम लोग ठीक किए हैं उसको, 5 अगस्त 19 है ना, 5 अगस्त 2019 को हमने ठीक किया उस चीज़ को। 5 ही अगस्त ना है जी। अब कोई इशू नहीं रहा, अब हम बात नहीं करना चाहते उस पर, हो गया, इंटीग्रेट हो गया। कश्मीर हो गया, आर्टिकल 370 हटा दिया ना मैंने। आर्टिकल 370 आया कहाँ, यहाँ से देखो पहले, शेख अब्दुल्ला को हेड बनाया जाएगा, देखो यहाँ पे। अब स्टूडेंट प्रजा पार्टी है, ये पता होना चाहिए, प्रजा परिषद कह सकते हो, प्रजा परिषद या प्रजा पार्टी भी कह सकते हो। कश्मीर में प्रजा पार्टी बना, प्रजा पार्टी या प्रजा परिषद ये किस लिए बना है? इंटरेस्ट ऑफ हिंदू के लिए, कि हिंदू को इतना दबाया गया, तो हिंदू के कॉज के लिए प्रजा परिषद बना, एक पार्टी है। हाँ, और इसी का नारा था स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक विधान एक, रुक जाओ, हाँ मतलब वहाँ एक विधान, हाँ एक निशान, ठीक है, और एक सरकार जो है, क्या बोलते हैं, एक सरकार क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, एक वर्ड था ऐसे ही, इसका मतलब ये है, इंग्लिश में देखोगे तो हाँ, एक प्रधान, वेरी गुड, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, ये नारा के साथ ये उठा था, एक निशान। एक विधान का मतलब क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक ही कोई पीएम होना चाहिए। और देखो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में पीएम लंबा समय तक रहा है शेख अब्दुल्ला, वो भी अपने आप को पीएम बोलता था, और यहाँ पंडित नेहरू भी अपने आप को पीएम बोलते थे, तो ये भी दिक्कत वाली बात था। और एक निशान, वन नेशनल फ्लैग होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने रिक्वेस्ट किया कि हमारा स्टेटस को मेंटेन किया जाए, हम इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रहना चाहेंगे, भले ही इंडिया से मर्ज कर जाए, मैं इंडिपेंडेंट, हमारा अपना ही संविधान हो, हाँ ओन कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमको पूरा प्रोटेक्शन मिले। और उसके लिए जानते हो आर्टिकल 370 बना दिया गया और भारत के संविधान में जोड़ दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। अब ये स्पेशल प्रोटेक्शन देता था कश्मीरी पीपल को, यानी कि वहाँ का आप जमीन लैंड नहीं खरीद सकते हो, वहाँ पे आप जाके बस नहीं सकते हो, तो लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन गिवन टू द कश्मीरी पीपल। तो एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। मगर दिक्कत क्या है पता है? जब इलेक्शन हुआ बच्चे लोग, हाँ जो बात कर रहे थे तुम, इलेक्शन में प्रजा परिषद का जो कैंडिडेट है, जो कि बहुत ही उस समय फेमस हुआ था, इन लोग को इलेक्शन ही लड़ने नहीं दिया। और इसका जो डॉक्यूमेंट है ना, प्रजा परिषद का जो डॉक्यूमेंट है, उसको इनवैलिड करार दे दिया गया। और शेख अब्दुल्ला हर सीट से जीत गया, हाँ क्लीन स्वीप। शेख अब्दुल्ला स्वेप्ट होल सीट। अब ये पावर में आने का मतलब समझते हो ना, बार्गेनिंग करेगा ये, यही बार्गेनिंग ये है। और उस समय जब ये बार्गेनिंग हो रहा था, तो उस समय बिल्कुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने भी विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंट्री के यूनिटी के अगेंस्ट है। कैसे आप एक स्टेट को अपना संविधान बनाने के लिए दे सकते हैं, अपना फ्लैग बनाने के लिए दे सकते हैं, ये गलत चीज़ है। तो जैसे प्रजा परिषद ने विरोध किया था, उसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी विरोध किया था, अपोज किया था ये आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 370 को। समझ गए? हाँ, इसको लिख लो स्टूडेंट। तो यानी कि घाव तो है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन दे दिया कश्मीरी इशू के लिए, वहीं इनका डेथ भी हुआ है, सब लोग जानते हो।
और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिन्होंने भारतीय जन संघ भी बनाया था। कब बनाया बताओ? हाँ 1951 में, हाँ ओरिजिन करके। और वो भी जानते हो इशू, हिंदू इशू के वजह से ही हटे थे। तो 1951 में इन्होंने भारतीय जन संघ बना लिया और वही भारतीय जन संघ बाद में जाके बीजेपी पार्टी बना है। इसलिए बीजेपी पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा नाम है। अभी भी लोग जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अभी फूल अर्पण करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी उतना ही बड़े फिगर है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ? बंगाल से ही आते थे स्टूडेंट। ठीक है, हाँ समझ गए ना? ये मिटा देना। चलो ये हो गया। हाँ आर्टिकल 370 भी बना दिया। अब आर्टिकल 370 भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से गया है संविधान में। जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से गया है तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से निकल भी तो सकता है। अच्छा कब पास हुआ? 14 अगस्त 2019 को कि 15 अगस्त 4 अगस्त को पास हुआ कि 5 अगस्त को पास हुआ था? देखो तो ये जो हम लोग जो अमेंडमेंट किए थे मोदी जी, यानी कि मोदी गवर्नमेंट, इसमें करंट अफेयर्स ऐड करो। मोदी गवर्नमेंट देखो तो 4 अगस्त है कि 5 अगस्त है? अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिवस कौन सा दिन है? 4 अगस्त है कि 5 अगस्त? 5 अगस्त, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो एनिवर्सरी है। हाँ तो जब हम लोग 144th एनिवर्सरी मना रहे थे, बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे पटेल जी का, उसी दिन मोदी जी ने, मोदी कैबिनेट ने, मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन जो मिल रहा था किसको? कश्मीर को, अंडर आर्टिकल 370 उसको स्क्रैप कर दिया जाए। तो एक तरह से पटेल जी को भी श्रद्धांजलि देना हो गया। तो बहुत सुंदर दिन भी चुना गया। और अब कश्मीर जो है जानते हो उसको 2 भाग में बाइफरकेट कर दिया गया कश्मीर को, है ना? जम्मू एंड कश्मीर कह सकते हो कि 2 भाग में बाइफरकेट हो गया। एक जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख। और इस बार जानते हो कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है। जो हरियाणा में जो चुनाव होगा उसी डेट के आसपास कश्मीर में भी चुनाव होगा। बट स्टिल हाँ हरियाणा का चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया है, शायद इसका भी कर, वही आखिर पोस्टपोन भी किया हुआ तो सेमी डेट पे जाएगा, है ना? तो अभी अनाउंस हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि कश्मीर में अब होने वाला, क्योंकि पिछले इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बहुत जल्दी इलेक्शन अब करवाना चाहिए। मगर स्टिल ये प्रिंसली स्टेट, स्टिल ये यूनियन टेरिटरी है। अभी पहले देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, तब बाद में स्टेटहुड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टेटहुड दे दिया गया। अभी स्टेटहुड देने का बात नहीं है स्टूडेंट, अभी यूटी ही स्टिल। और यहाँ पे भी लद्दाख में भी बात उठ रहा है या हो भी गया। अभी रिसेंटली बात है, 1-2 दिन पहले की बात है कि यहाँ पे भी काउंसिल वाउंसिल बनाया जाएगा। इस चीज़ को लेके जो वहाँ पे लद्दाख में जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे, हाँ जो सोनम वांगचुक जो है, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं मोदी जी के फैसला से, क्योंकि वो लंबा समय से बैठे थे काउंसिल बनाने के लिए। हाँ तो मान गया, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मान लिया कि हम काउंसिल वहाँ बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जीत है, कश्मीर के लिए भी जीत है और लद्दाख के लिए भी जीत है। हाँ डिमांड के, बट काउंसिल बनाने का बात है। काउंसिल बनाने का मतलब ही है कि हो सकता है कि आपको मिले, वो फ्रीडम मिले, पावर एंजॉय मिले, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिले। दैट्स इट, कंप्लीटेड।